हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से कर लिया था और आपको मैंने बता दिया था कैश फ्लो स्टेटमेंट्स क्यों बनाई जाती है और बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कमी होती है कि हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनानी होती है। सो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ाएंगे आज का टॉपिक और देखेंगे कुछ एग्जांपल्स कैश इनफ्लो के। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में दो चीज़ें आपको रिकॉर्ड करनी होती है, एक तो कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज। तो स्टूडेंट्स, कैश दो ही तरफ जाएगा, दो ही तरफ बहेगा, आप ऐसा भी कह सकते हैं। या तो अंदर की तरफ आएगा कंपनी के या बाहर की तरफ जाएगा। अब आपको स्टूडेंट्स फोकस इस क्लास में क्या करना है कि कैश इनफ्लो पे ध्यान देना है। मतलब चाहे दुनिया में कोई भी चीज़ हो, आपको बस ये सोचना है कि क्या कैश आ रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें और वही जो सारी चीज़ें होती हैं वो इकट्ठा होकर एग्जाम्पल्स बन जाती हैं कैश इनफ्लोज के। आइए देखते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कैश सेल्स। अब स्टूडेंट्स, कोई भी कंपनी सेल तो करती है अपने सामान को, तो जब भी सेल्स करेगी और कैश में सेल करेगी, ठीक है, देखिए सेल्स भी दो तरह से होते हैं। एक उधार का सेल्स होता है और एक कैश का सेल्स होता है। उधार के सेल्स को हम क्रेडिट सेल्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो क्रेडिट सेल्स जो है वो नहीं आएगा, वो आपको काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो इनफ्लोज जब भी बात होगी, कैश इनफ्लो की बात करनी है तो सिर्फ कैश सेल्स की बात करनी है। ऐसा सामान जो कि आपने कैश में बेचा हो वो सारा का सारा यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, अंदर की तरफ आ गया कैश। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कैश रिसीव्ड अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल्स। अब स्टूडेंट्स, ये ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? देखिए, आपने अकाउंट्स में 11th क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा, ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज़ें आती हैं। एक तो होता है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, और दूसरा होता है डेटर्स। सो स्टूडेंट्स, ये दोनों ही चीज़ें क्या है? ये हमारी करंट एसेट्स होती हैं, क्योंकि डेटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने या तो हमसे थोड़ा सामान उधार लिया होता है या पैसे उधार लिए होते हैं। और बिल्स रिसीवेबल भी वही लोग होते हैं जिन्होंने हमसे उधार लिया हुआ है बेसिकली। ठीक है, तो ये फ्यूचर में हमारा फ़ायदा होने वाला होता है ना। एसेट्स में हम वही चीज़ें लिखते हैं जो फ्यूचर में हमको फ़ायदा पहुंचाएं किसी तरह। तो बिल्स रिसीवेबल्स और डेटर्स जो हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों ही फ्यूचर में हमको फ़ायदा पहुंचाते हैं, हमको पैसा लौटाते हैं। सो यहाँ पर हुआ क्या है, ट्रेड रिसीवेबल में से अगर कोई भी व्यक्ति आपको पैसा लौटा रहा है तो कैश बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है कैश रिसीव्ड अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल। अब ये अगेंस्ट वर्ड इसलिए यूज हुआ है स्टूडेंट्स क्योंकि जब भी कैश रिसीव होगा तो ये इन दोनों में से कोई ना कोई कम जरूर हो जाएगा, है ना। अगर कोई उधार का पैसा वापस करेगा तो आपको उसका नाम काटना पड़ेगा, तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ चलते हैं। अगर कैश रिसीव हुआ है तो ये अगेंस्ट में हो गया। ठीक है, तो इस वर्ड पे ज़्यादा आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना देखिएगा कैश रिसीव्ड हो गया ट्रेड रिसीवेबल से। आगे बढ़ेंगे। कैश रिसीव्ड फॉर कमीशन एंड रॉयल्टी। अब स्टूडेंट्स, कमीशन में कभी कभी क्या होता है, हमारी कंपनी कुछ कोई भी काम करने के लिए कभी कभी कमीशन लेती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई एक नई कंपनी खुली है और उसने हमसे कहा है कि आपको हमारा सामान बिकवाना है। फॉर एग्जांपल हमारा फर्नीचर का काम था और उनका भी फर्नीचर का काम था। तो वो ये चाहते हैं कि जो मार्केट है, जहाँ पे मेरे क्लाइंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, जहाँ से मेरे से सामान लेते हैं, वो चाहते हैं कि उस मार्केट में थोड़ा-सा हम भी उनका भी सामान बिकवाएँ। अब यहाँ पे हम लोग इस चीज़ के लिए अलाउ करते हैं, तो इस चीज़ के लिए हम बोलते हैं कि भई कमीशन हमको चाहिए, तो कमीशन इतना-इतना हमको मिल गया। तो कमीशन और भी तरह के होते हैं। अगर आप गवर्नमेंट का कोई काम कर दो तो उसमें कमीशन मिल जाता है, किसी और व्यक्ति का काम कर दो तो उसमें कमीशन मिल जाता है। तो कमीशन बेसिकली एक्स्ट्रा इनकम होती है। एक्स्ट्रा इनकम को कमीशन बोलते हैं जो अलग से प्राप्त हो गई हो। कैश रिसीव्ड, तो कैश रिसीव हो रहा है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब हमको यहाँ पे रिकॉर्ड करना होगा, और किसमें? कैश इनफ्लो में, क्योंकि अंदर की तरफ आ रहा है। रॉयल्टी की बात करेंगे स्टूडेंट्स। रॉयल्टी होता है कि जब भी हम अपनी कंपनी का नाम किसी और कंपनी को यूज़ करने के लिए देते हैं, उसको रॉयल्टी बोलते हैं। अब मान लेते हैं कोई कंपनी हमसे जुड़ना चाहती है और बोलती है कि आपका सामान बहुत अच्छा है, हम भी उस सामान को बेचना चाहते हैं। तो हम उनसे बोलते हैं ठीक है, आप हमारा सामान बेच सकते हैं, लेकिन आपको इतने की रॉयल्टी देनी होगी, इतने पैसे आपको अलग से देने होंगे। तो ये भी एक तरह से कैश इनफ्लो हो गया। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। अब स्टूडेंट्स, कभी कभी इंश्योरेंस जो हमने लिया होता है कंपनी से, उसको उसकी कोई भी जो रीज़न होता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि फायर इंश्योरेंस मैंने लिया हुआ है और मेरी कंपनी में कहीं ना कहीं मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, तो मैं इंश्योरेंस क्लेम करता हूँ।
और जैसे ही मेरे पास पैसा आ जाता है उसी को बोलते हैं इंश्योरेंस क्लेम रिसीट। ठीक है, तो जो भी मैंने इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगा था वो उन्होंने दे दिया है मुझे, तो इसीलिए पैसा अंदर की तरफ आया है, तो ये भी इनफ्लो हो गया। आगे बढ़ेंगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसको ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। देखिए, इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है। अब मान लेते हैं कि हमारी एक कंपनी है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारी जो कंपनी है ना वो भी कुछ कोई और कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक है, ये मत सोचना कि इन्वेस्टमेंट आ गया तो मतलब हम लोगों की कंपनी में ही इन्वेस्ट होगा या दूसरों से हम पैसा मांगेंगे, नहीं। हम एक्स्ट्रा इनकम जो हमारी होती है वो या किसी बैंक में डाल सकते हैं, किसी और को उधार दे सकते हैं। ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी हमारी। अब जो इन्वेस्टमेंट हमारी हुई थी, मान लेते हैं किसी कंपनी में हमने पैसा लगाया हुआ था, उसको हम बेचना चाहते हैं और बेच भी दिया, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब जब हमने उस इन्वेस्टमेंट को बेचा तो हमको पैसा मिला होगा हमारा वापस, तो इसीलिए स्टूडेंट्स कैश रिसीव्ड हो गया वहाँ पे, तो हमको सिर्फ कैश के हिसाब से सोचना है। हमको ये नहीं सोचना कि हमने इन्वेस्टमेंट बेच दी। ठीक है, कुछ गया वो नहीं देखना अभी फ़िलहाल, पैसा आया बस वो देखना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। सो स्टूडेंट्स, ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आपको पहली क्लास में मैंने बताया था, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में काउंट होता है। अब एक चीज़ समझिए, जब कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में ये दोनों ही काउंट हो जाएंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटी और कैश, तो स्टूडेंट्स एक चीज़ समझिए, अगर मान लीजिए मैंने मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को बेचा, तो वो भी तो कैश के कॉलम में ही आता है। ठीक है, वो एक तरह से कैश ही तो मान के चलते हैं हम। तो इसको अगर बेचा तो ये कम हुआ, और कैश बढ़ा होगा, जाहिर सी बात है हमारे पास पैसा आया होगा जब हमने बेचा। तो कैश ही कम हुआ, कैश ही बढ़ा, तो क्या उसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है? नहीं। तो स्टूडेंट्स इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट्स को या ऐसी सिक्योरिटी को आप मत लिखिएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आती है। और जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसके बारे में बेहतर समझेंगे स्टूडेंट्स, वहाँ पे आपको सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब कंपनी देखिए अपनी पुरानी मशीन बेच सकती है, या कोई और फिक्स्ड एसेट, कभी कभी कंपनी को अपना काम शिफ्ट करना होता है तो उसको लैंड भी बेचनी पड़ सकती है। तो स्टूडेंट्स ऐसे में जो भी पैसा आता है कंपनी के पास वो भी इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज। अभी सिक्योरिटीज वर्ड बार बार आ रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा ये सिक्योरिटीज मतलब क्या होता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट कोई सिक्योरिटी बोलते हैं बेसिकली। और कभी कभी क्या होता है, शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सारी सिक्योरिटीज होती हैं। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है स्टूडेंट्स, ये आप बिजनेस स्टडीज़ में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आप बिजनेस स्टडीज़ की वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल पे, तो उसमें आपको अच्छे से शेयर्स और डिबेंचर्स के बीच में फ़र्क बताया गया है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, लोन्स एंड एडवांसेस रिसीव्ड। अब यहाँ पर भी देखिए एक वर्ड आ रहा है रिसीव्ड, तो जाहिर सी बात है जो लोन है और एडवांसेस है हमने किसी से लिया है। ठीक है, लोन दो तरह के होते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। ये वर्ड आपको दो जगह मिलेगा, एक रिसीव्ड होगा और लोन गिवन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि रिसीव्ड है तो जाहिर सी बात है लोन लिया है हमने, तो कैश इनफ्लो होगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि लोन हमने लिया है मतलब हमारे ऊपर उधार बढ़ रहा है, लेकिन हमको वो रिकॉर्ड नहीं करना, हमको बस ये रिकॉर्ड करना है कि पैसा आ गया बस। ठीक है, तो कैश के कंपार्टमेंट या कैश के जो कमरा होता है उसमें जाके आप बैठ जाइए, और वहाँ जब भी कैश आए तो आप उसको लिख दीजिए, सिंपल सा। आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब ये स्टूडेंट्स एक वर्ड आता है प्रोसीड्स। ठीक है, देखिए तीनों पॉइंट्स में प्रोसीड्स लिखा हुआ है, तो प्रोसीड्स का मतलब कुछ नहीं है। प्रोसीड्स का मतलब होता है जो हम पैसा हमको मिलता है। ठीक है, कैश जो हमको मिलता है वो प्रोसीड हो गया, कैश प्रोसीड हो गया। ठीक है, तो नया कोई वर्ड नहीं है ये, इसका मतलब रिसीव्ड ही होता है। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर। अब हमारी कंपनी ने इस बार अपने इक्विटी शेयर इशू किए। ठीक है, हमने लोगों से पैसा मांगने के लिए शेयर्स को इशू किया। तो स्टूडेंट्स इसमें तो अब पैसा जो हमारे पास आएगा वो तो लिखना ही पड़ेगा। अच्छा, शेयर्स भी दो तरह के होते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, इक्विटी तो हम आम नागरिक को करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए अगर कोई पहली बार हमारा शेयर होल्डर बनना चाहता है और उसको अगर हम अपने शेयर्स देना चाहते हैं तो वो इक्विटी शेयर्स कहलाएंगे। प्रेफरेंस शेयर्स बेसिकली जो पहले से ही हमारे शेयर होल्डर्स हैं, और ज़्यादातर इनमें से कंपनी के अंदर ही होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ हो गए। ठीक है, या कंपनी से रिलेटेड कोई क्रेडिटर हो गया, डेटर हो गया, तो ऐसे लोगों को अगर हम शेयर इशू करते हैं तो उनको हम पहले इशू करते हैं।
क्योंकि वो भरोसेमंद लोग हैं, हमसे पुराने कांटेक्ट में हैं। तो इसीलिए प्रेफरेंस शेयर जो होता है स्टूडेंट्स, उन्हीं लोगों को इशू किया जाता है जो पहले से हमारी जान पहचान में हैं। तो प्रेफरेंस शेयर से भी अगर पैसा आता है हमारे पास तो वो भी इसमें इनफ्लो में काउंट हो जाएगा। और लास्ट में स्टूडेंट देखिए, जहाँ पे शेयर आता है वहाँ पे डिबेंचर तो आता ही है। डिबेंचर और शेयर में बस इतना फ़र्क है कि शेयर में जो पैसा आपको मिलता है उसको आपको लौटाने की ज़रूरत नहीं होती है, और उसके लिए आपको कोई फिक्स्ड अमाउंट जैसे कि इंटरेस्ट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन डिबेंचर में आपको जो पैसा मिलता है इसी शर्त पे मिलता है कि आप 1 साल में या 2 साल में जो भी रिटर्न अमाउंट होता है, रिटर्न टाइम होता है, उसके हिसाब से आपको पैसा लौटाना है और साथ-साथ में इसका ब्याज यानी कि इंटरेस्ट भी देना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर शेयर्स और डिबेंचर्स के बीच में जो फ़र्क है वो आपको क्लियर है। और ये सारा का सारा जो भी पैसा आया है, चाहे कहीं से भी आपने पैसा कंपनी में लाने की कोशिश की है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स याद रखिएगा आपको कहाँ पे लिखना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की कैश इनफ्लो वाले कॉलम में उसको लिखना है। ठीक है? तो जब भी कैश हमारे पास आएगा, चाहे किसी भी रीज़न है, देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं, आगे और एग्जांपल्स की बात करेंगे। सो अभी फ़िलहाल के लिए कैश फ्लो के लिए, इनफ्लो के लिए इतने एग्जांपल्स काफ़ी हैं स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।